कि वोल्ट मीटर और अमीटर होता क्या है, इसकी डिफिनीशंस क्या होती हैं और ये कहाँ कहाँ कार्य करता है। उसके बाद आपने देखा कि अमीटर और वोल्ट मीटर के कनेक्शन कैसे होते हैं, इसके सर्किट डायग्राम क्या होते हैं और उसकी कुछ कंडीशंस आपने देखी थी, जैसे हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम इसको हमेशा सीरीज़ में ही क्यों कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में क्यों नहीं करते हैं, वोल्टेज को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। इन सबको आपने अभी तक देखा है लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड में। आज हम देखेंगे कि अमीटर और वोल्ट मीटर को अगर हमें डिवाइड करना है तो उसे किस बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मेजरिंग सिचुएशन करंट एंड वोल्टेज डिवाइडेड इन 4 टाइप्स। अगर हम ये देखें कि अगर मेजरिंग सिचुएशन है कि हम किसी भी वोल्टेज या करंट को जब मेजर कर रहे हैं तो उसको हम बात करें कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे क्या कैसे मेजर किया जा सकता है। तो उसमें अकॉर्डिंग टू रेंज, अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन प्रिसीजन, अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन AC एंड DC, ये होते हैं इसके मेजरिंग, मतलब किस किस के बेस पे हम मेजर कर सकते हैं, परास के आधार पर, फ्रिक्वेंसी के आधार पर, प्रिसीजन के आधार पर और AC एंड DC के आधार पर। ये होते हैं कि हम इन्हें मेजर किस किस बेस पे कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑन प्रिसीजन, अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑन AC एंड DC, अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑन रेंज। इन सब से हम मेजर करते हैं। अगर हम बात करें प्योर कि अमीटर और वोल्ट मीटर कितने टाइप्स के होते हैं, या हम बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर, तो इसको आप क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, यही टर्म कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो अमीटर और वोल्ट मीटर को वर्किंग प्रिंसिपल के अनुसार, जो कार्य विधि है उसके अनुसार डिफरेंट डिफरेंट तरह से बांटा गया है। फर्स्ट आता है आपका मूविंग आयरन टाइप, हिंदी में से चल लौह यंत्र कहते हैं। तो मूविंग आयरन टाइप क्या होता है, मूविंग आयरन टाइप और परमानेंट, ये आप आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे चैप्टर में। अभी आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि मूविंग आयरन टाइप क्या होता है। चल लौह यंत्र, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट आर वेरी चीप एंड इट्स यूज मोर। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट सबसे सस्ता होता है और यह बहुत ज़्यादा यूज में आता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और यह सबसे सस्ता होता है। इट इज़ यूज फॉर बोथ AC एंड DC, और सबसे खास बात ये AC और DC दोनों सप्लाई के लिए सूटेबल होता है। AC करंट आ रही हो या DC करंट आ रही हो, दोनों में हम इससे वोल्टेज और अमीटर को मेजर कर सकते हैं। इसको भी दो बार टाइप से डिवाइड किया गया है, अट्रैक्शन टाइप, रिपल्सन टाइप। अट्रैक्शन जब वो अट्रैक्ट करता है, रिपल्सन जब वो रेपेल करता है, उस कंडीशन पे है। दूसरा हमारा होता है मूविंग कॉयल, पहला मूविंग आयरन टाइप था, दूसरा मूविंग कॉयल था, चल कुंडली यंत्र। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया, परमानेंट मैग्नेट जो केवल DC के लिए यूज किया जाता है, और दूसरा है डायनेमोमीटर जो AC और DC दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। थर्ड आता है आपका थर्मल इंस्ट्रूमेंट। थर्मल इंस्ट्रूमेंट को भी दो तरह से डिवाइड किया गया है, हॉट वायर टाइप जो AC और DC दोनों सप्लाई को मेजर करने के लिए सूटेबल होता है, थर्मोकपल टाइप वो भी AC और DC, मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा थर्मल इंस्ट्रूमेंट की कितने भी टाइप, जो भी टाइप्स हैं वो बहुत दोनों AC और DC दोनों सप्लाई के लिए मेजर किए जा सकते हैं। लेकिन अगर मूविंग आयरन, मूविंग कॉयल की बात करें तो मूविंग आयरन AC और DC दोनों के लिए है, लेकिन मूविंग कॉयल में परमानेंट DC के लिए है, डायनोमीटर AC के लिए है। ठीक, और उसके बाद हम नेक्स्ट है हमारा इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। आपने देखा मूविंग आयरन, मूविंग कॉयल, थर्मल और इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप, स्थिर विद्युतिकी प्रारूप। इसमें कोई भी टाइप्स नहीं होते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट मेजर ओनली, यह इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है AC और DC दोनों के लिए, एंड यह केवल वोल्ट मीटर के लिए प्रयोग किया जाता है। दिस इंस्ट्रूमेंट मेजर और यूजेज, या मेजर किया जाता है या इसका यूज किया जाता है केवल वोल्ट मीटर के लिए, एंड वर्क बोथ AC एंड DC। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप स्थिर विद्युतिकी प्रारूपी केवल AC DC, ये केवल वोल्ट मीटर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और AC और DC दोनों में यूज किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट।
कि इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या है। प्रेरण और उपयंत्र, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। और इंडक्शन टाइप केवल एसी को मेजर करता है, डीसी को मेजर नहीं करता है। इसमें शेडेड पोल और स्प्लिट फेज टाइप के होते हैं। देन रेक्टिफायर टाइप परिशोधक रूपी, यह एसी और डीसी दोनों के लिए वह कार्य करता है। ये तो आपके थे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर या टाइप्स ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर, जिसमें आपके 6 थे। मूविंग आयरन, मूविंग कॉयल, थर्मल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंडक्शन टाइप एंड रेक्टिफायर टाइप, ये टाइप्स ऑफ होते हैं या क्लासिफिकेशन होते हैं। एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आता है कि क्लासीफाई द अमीटर एंड वोल्टमीटर विद द बेस्ड ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर, उसकी कार्यविधि के आधार पर वो अमीटर और वोल्ट मीटर का वर्गीकरण कीजिए, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होगी कि मूविंग आयरन क्या है, मूविंग कॉयल, थर्मल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड देन आपका इंडक्शन टाइप, रेक्टिफायर टाइप, ये सारी चीज़ें आपको उसमें डिस्क्राइब करनी होगी। अब हम बात करेंगे एरर ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर। अमीटर और वोल्ट मीटर कौन कौन से एरर होते हैं या किस रीजन की वजह से एरर आते हैं। तो इसमें हमने रीजन दिखाया, द रीजन फॉर ऑफ एरर इन अमीटर एंड वोल्ट मीटर इज़ डिफरेंट। जो अमीटर और वोल्ट मीटर के एरर होते हैं वो डिफरेंट रीजन की वजह से आते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट में। जैसे फर्स्ट आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन होता है घर्षण। जब हम देखते हैं कि हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें एक पॉइंटर लगा होता है और स्प्रिंग लगा होता है। स्प्रिंग से कनेक्ट पॉइंटर होता है जिस पे सप्लाई जाने के बाद उस पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, डिफ्लेक्सिंग टॉर्क या कंट्रोलिंग टॉर्क। उस डिफ्लेक्सिंग टॉर्क की वजह से जब वो रोटेट करता है तो उस पर स्प्रिंग के द्वारा एक अपोजिट फोर्स लगता है जिसे हम कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। तो उन दोनों की वजह से वो मूव करता है और जब हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के इक्वल हो जाता है उस कंडीशन में हमारा पॉइंटर स्थिर हो जाता है और वही हमारी रीडिंग आती है। तो उसके घर्षण में, मतलब उसके इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन में जाने में जो घर्षण लगता है उसकी वजह से जो एरर आते हैं उसे फ्रैक्शनल एरर कहा जाता है। ठीक, फ्रैक्शनल एरर समझ में आया? फ्रैक्शनल एरर वो एरर होता है कि जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जिससे हम वोल्ट मीटर या अमीटर मेजर कर रहे हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट में दिए गए सप्लाई करंट दिए गए सप्लाई एसी या डीसी जो भी है की वजह से जो उसमें मूवमेंट या फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है और जिसकी वजह से पॉइंटर या हमारा जो उसमें प्लेटें लगी होती हैं वो मूव करती हैं, तो उसके मूवमेंट में घर्षण की वजह से जो त्रुटि आती है उसे फ्रैक्शनल एरर कहा जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अगर हमारा तापमान चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से भी एरर आता है। अगर हम सप्लाई देते हैं कभी कभी तापमान ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी तापमान कम रहता है, वो डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट पे। अगर हमारा 10 एम्पियर करंट मेजर करना है हम उसमें 25 एम्पियर तक करंट दे सकते हैं। अगर उसमें हम बहुत कम या बहुत ज़्यादा करंट दे रहे हैं तो उस समय उसमें टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा, वेरी करेगा। उस टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से जो उसमें विकार उत्पन्न होते हैं उसी को कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की वजह से जो हमारी प्रॉपर रीडिंग ना आए तो वो टेम्परेचर एरर कहलाती है। थर्ड आता है डिसबैलेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हमारा इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम वो भी डिसबैलेंस है, मतलब इंस्ट्रूमेंट को हम एक प्रॉपर वे में ना यूज कर रहे हों। हमें पता है हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको एक समतल जगह पे रखना है, उसको हम और कहीं रख दें, कुछ ऊपर रख दें कुछ नीचे रख दें, तो उस कंडीशन में भी एरर देगा। या उसमें इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर हो, कोई डिसबैलेंस हो, मैं उसको मैन्युफैक्चरिंग करते समय उसमें कहीं से कोई एरर आ गई हो, कोई चीज़ कोई भी एरर कहीं से भी आ सकती है। आपका मीटर वोल्ट मीटर है, पॉइंटर आपका हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा तो वो भी एरर शो करेगा। तो इस तरह के जो एरर होते हैं उसको डिसबैलेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आते हैं वो है। लास्ट आता है मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। हमारा जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मटेरियल होता है उसकी वजह से भी एरर आते हैं। मैकेनिकल मटेरियल का मतलब हो गया कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में जो भी चीज़ें लगी होती हैं, डिस्क लगी हो, प्लेट लगी है, स्प्रिंग लगी है, उसकी वजह से। और इलेक्ट्रिकल हो गया जब उस पर हम एसी डीसी करंट देते हैं तो उसकी वजह से जो एरर आए उसके मटेरियल की वजह से। मतलब अगर हम पॉइंटर यूज कर रहे हैं तो पॉइंटर किसका यूज कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। फास्फोरस का है, निकल का है, लोहे का है, किसका फास्फोरस है, किसका मटेरियल है, वो चीज़ें भी डिपेंड करती हैं एरर में।
अगर हमें पता है कि हमारा मटेरियल ब्रास का होना चाहिए और हमने मटेरियल आयरन का यूज़ किया है तो वो एरर शो करेगा। तो ये चीज़ें भी इसमें देखी जाती हैं। इन चीज़ों की वजह से अमीटर और वोल्टमीटर में कुछ एरर आते हैं, जिसे हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, चेंज इन टेम्परेचर कहते हैं, डिसबैलेंस इन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कहते हैं। ये तो एरर ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर था। इसके बाद आग टॉपिक आते हैं, कुछ बेसिक टॉपिक हैं। जब हम पीएमएमसी, डीसी और डायनोमीटर, वाट मीटर ये चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें हर जगह पे कुछ एक कॉमन टॉपिक का मिलेगा आपका, स्प्रिंग। स्प्रिंग का रोटेशन कैसे हो रहा है, उसकी कंट्रोलिंग कैसे हो, ये चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्प्रिंग कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल कैसे हो रहा है ये चीज़ें देखेंगे। तो स्प्रिंग कंट्रोल, ये एक आपका फिगर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपकी स्केल है जो मेजर करेगी कितना हमारा रीडिंग है। ये आपका पॉइंटर है जो जीरो इनिशियल कंडीशन पे है स्टार्टिंग में, जैसे इसमें कोई करंट या कुछ फ्लो नहीं कर रहा है। और उसके बाद ये आपकी स्प्रिंग है जो फिक्स्ड होती है, जिससे कुछ वेट कनेक्ट होता है। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे किस तरह से ये वर्क करता है। हमारा मीटर, वोल्ट मीटर, हमने लैबों में भी देखा होगा कि हम रीडिंग देखते हैं, तो उस रीडिंग के लिए हमारा जो स्प्रिंग का पॉइंटर होता है वो मूव करता है और जहाँ पर जाकर रुक जाता है वहीं हम वही रीडिंग लिख लेते हैं, वो हमारी रीडिंग होती है। तो वो चीज़ हम इसमें देखेंगे किस तरह से कार्य करता है। ठीक, इन दिस टाइप ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम स्प्रिंग आर यूज मटेरियल इज फास्फोरस एंड ब्रोंज। इस तरह के जो भी होते हैं मटेरियल, इस तरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें ये लगे होते हैं, उसमें आपकी जो पॉइंटर होता है, ये चीज़ की बात की जा रही है, ये पॉइंटर और ये स्प्रिंग, ये दो चीज़ें होती हैं। ये फास्फोरस या ब्रोंज मटेरियल की बनी होती हैं। पहली चीज़ कि ये जो बनी होंगी स्प्रिंग और हमारा पॉइंटर, ये फास्फोरस और ब्रोंज मटेरियल की बनी होती हैं। ठीक, इसके बाद आता है इफ़ द पॉइंटर वन साइडेड कनेक्टेड एंड अदर साइडेड कनेक्टेड फिक्स्ड। मैं इसको आपको फिगर से ही समझा दे रहा हूँ, वो ज़्यादा सूटेबल होगा। ये हमारा पूरा स्प्रिंग का बॉक्स है जिसमें आपका पॉइंटर लगा है, स्प्रिंग लगी है और ये स्केल लगा है। जब हम इसमें सप्लाई देते हैं, हमारा पॉइंटर क्या है, पहले जीरो कंडीशन पे है, ये हमारा मूविंग पार्ट होता है, ये हमारा फिक्स्ड पोजीशन होता है। दिस इज़ फिक्स्ड पोजीशन, दिस इज़ मूविंग पार्ट। जब हम इसमें सप्लाई देते हैं, हमारा पॉइंटर का एक साइड मूविंग होगा, दूसरा साइड फिक्स्ड होगा। जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो इसमें एक फोर्स प्रोड्यूस होगा जिसे डिफ्लेक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक, डिफ्लेक्शन आपको ये दिख रहा है, ये हमारी रीडिंग है। डिफ्लेक्शन स्टेटस ऑफ पॉइंटर, डिफ्लेक्टिंग स्टेटस ऑफ पॉइंटर मतलब ये पॉइंटर में एक फोर्स प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से ये मूवमेंट करेगा और ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा। टीडी और टीसी दो होते हैं, दो तरह का, इसमें दो तरह के फोर्स प्रोड्यूस होते हैं, डिफ्लेक्शन टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क। डिफ्लेक्शन टॉर्क हमारा डिफ्लेक्ट करवाता है पॉइंटर को, जो अपनी जगह से मूवमेंट करता है और जो रीडिंग देता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा और हमें रीडिंग देगा। हमारी रीडिंग क्या आएगी, हमारा पॉइंटर पहले जीरो इनिशियल कंडीशन पे था, जब हम इसमें सप्लाई दिया जिसकी वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस हुआ, उस फोर्स की वजह जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको डिफ्लेक्शन फोर्स करते हैं। डिफ्लेक्शन फोर्स हमारा इसको डिफ्लेक्ट कराता है और हमारा पॉइंटर मूवमेंट में जाता है। हमारा पॉइंटर जब मूव कर रहा है तो वो एक जगह पर जाकर रुकता है। जब वो रुकता है तो उस डिफ्लेक्शन फोर्स की वजह से इसके स्प्रिंग में एक अपोजिट फोर्स लगता है, जिसकी वजह से हमारा इस पे एक कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है। और वो कंडीशन जब हमारा टी डिफ्लेक्सिंग टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क हो जाएगा, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू आई, तो हमारा जो पॉइंटर है वो एक जगह पे स्थिर हो जाएगा और वही हमारी रीडिंग हो जाएगी। ये देखिए आप, ड्यू टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आवर पॉइंटर आर डिफ्लेक्ट इन दिस पोजीशन, देन द फिक्स्ड नोड साइड स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द अपोजिट फोर्स। जब हम इसमें कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। उस टॉर्क की वजह से हमारा पॉइंटर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है और फिर उस समय स्प्रिंग में भी एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, उसके अपोजिट जो हमारा डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, उसके अपोजिट एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसको कंट्रोलिंग टॉर्क या कंट्रोलिंग फोर्स कहा जाता है, जो पॉइंटर पे अपोजिट साइड से लगता है। एंड विच कंडीशन देयर द डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल, देन द पॉइंटर स्टॉप। और जब हमारा दोनों फोर्सेज
दोनों फोर्स मतलब कंट्रोलिंग फोर्स और डिफ्लेक्टिंग फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे उस कंडीशन में टी डी, सबसे पहले टी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट की रहेगा, हमारी कितनी करंट आ रही है उसकी वजह से कितना डिफ्लेक्टिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। और दूसरा आता है टी सी कंट्रोलिंग टॉर्क, कितना उसमें एंगल है, कितना थीटा आ रहा है, कितना एंगल थीटा आ रहा है कि जिसकी वजह से उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क लग रही है। ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, उसकी वजह जब बैलेंस कंडीशन की बात करेंगे तो उस समय टी सी बराबर टी डी हो जाएगा, मतलब थीटा जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस कंडीशन पे हमारा, जब ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो उस समय हमारा पॉइंटर स्टॉप हो जाएगा और वही हमारी रीडिंग आ जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी स्प्रिंग कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। एक पॉइंटर होता है, स्केल होता है और स्प्रिंग लगा होता है जिस पे फिक्स पॉइंट होता है। स्प्रिंग साइड फिक्स्ड होता है, पॉइंटर साइड मूविंग होता है। जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो इस पर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से हमारा पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है, और डिफ्लेक्ट करने की कंडीशन में हमारे स्प्रिंग पे एक फोर्स उत्पन्न होता है जो इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट होता है, जिसे हम कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। और ये पॉइंटर पे अपोजिट साइड से एक फोर्स लगाता है। अब हमारे कंट्रोल डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग टॉर्क की वजह से जब वो दोनों इक्वल कंडीशन में आ जाएंगे तो पॉइंटर हमारा स्टॉप्ड हो जाएगा, और वही जब स्टॉप्ड होगा तो वही हमारी क्या होगी, मीटर रीडिंग होगी। तो ये था स्प्रिंग कंट्रोल। अब हम इसके आगे देखेंगे ग्रेविटी कंट्रोल एंड डैम्पिंग कंट्रोल। ये स्प्रिंग के कुछ पार्ट हैं कि स्प्रिंग किस तरह से कंट्रोल की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्प्रिंग है तब कैसे होता है। ये तो नॉर्मल स्प्रिंग के लिए, जब ग्रेविटी आएगी डैम्पिंग आएगी तो उसको भी हम अगले लेक्चर में अच्छे से समझा देंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए। तो आज के लिए इतना।